सब लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करोगे तो आप रिच बन जाओगे, लेकिन क्या ये इतना इजी है? अगर इजी होता तो सब लोग करते और रिच बन जाते। लेकिन ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि एवरेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग सिर्फ 2.2 ईयर्स के लिए होती है। ये मनी कंट्रोल का डेटा है। दैट्स नॉट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसको इमोशनल केओस कहते हैं। मतलब मुझे पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा तो रिच बन जाऊंगा म्यूचुअल फंड के थ्रू, लेकिन मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ 2.2 ईयर्स के लिए। जस्ट इमेजिन कीजिए आपने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है और किसी ने आपको कहा कि इसकी प्राइस 10% ड्रॉप हो गई है 21 साल के अंदर, तो आप क्या करोगे? उसको बेच दोगे? ऑफ कोर्स नॉट। म्यूचुअल फंड के केस में लोग रोज ऐप चेक करते हैं, डेटा चेक करते हैं, कितना पोर्टफोलियो ऊपर गया नीचे गया देखते हैं, और एग्जैक्टली वर्स्ट पॉसिबल टाइम में पैनिक में सेल कर देते हैं। सो ऐसा मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर क्यों करते हैं? क्योंकि इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिंग, बट इट इज अबाउट मास्टरिंग योर इमोशंस। और जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली एक सिस्टम में जो आपकी साइकोलॉजी को हैंडल कर सके ऐसे नहीं होती, तब तक आप ये सेम ट्रैप में फॉल करते रहोगे। तो इसके ऊपर आज के वीडियो में हम बात करते हैं। मैं 3 चीजों के ऊपर आपको ये वीडियो में एनलाइटन करने की कोशिश करने वाला हूं। सबसे पहला, व्हाई मोस्ट इन्वेस्टर फेल। दूसरा, हाउ टू बिल्ड मेंटल डिसिप्लिन सो दैट यू रिमेन इंटैक्ट विथ योर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। थर्ड, एक सीक्रेट फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं जो कि सबको मालूम है, असेट अलोकेशन। लेकिन असेट अलोकेशन का फायदा एग्जैक्टली नंबर्स के बेसिस में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो पूरा वीडियो देखिए। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, इन्वेस्टिंग जर्नी श्योर शॉट चेंज कर सकता है। व्हाई डू मोस्ट इन्वेस्टर फेल? पीटर लिंच नाम के एक बहुत बड़े फंड मैनेजर थे यूएस में। उनका एक मैगलैन नाम का एक फंड था। बिटवीन 1977 से लेके 1990 तक ये फंड ने 29% CAGR रिटर्न्स दिए थे, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन डेटा ऐसे कहता है एवरेज इन्वेस्टर ने ये फंड में पैसे गवाए। एक्चुअली आप फंड देखोगे तो 29% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन एवरेज इन्वेस्टर ने ये फंड में पैसे गवाए। क्यों? क्या रीजन था? 3 रीजंस थे। पहला रीजन, ये फंड में एवरेज इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टिंग किया ही नहीं। सेकंड रीजन, रॉन्ग टाइम पे एंट्री कर गए। थर्ड रीजन, रॉन्ग टाइम पे एग्जिट कर गए। सो एवरेज इन्वेस्टर ने ये फंड इतना ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी इसमें पैसे नहीं बनाए। इंडिया में भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड, ऑलमोस्ट ये फंड को 20 साल हो चुके हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स ये फंड ने दिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20-22% के CAGR रिटर्न्स इसने दिए हैं। लेकिन ये फंड में एवरेज इन्वेस्टर ने क्या पैसे बनाए हैं? मुझे डाउट लगता है। इसको अगर हम रियल इस्टेट के साथ कंपेयर करते हैं तो रियल इस्टेट में इंडियन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। सब लोग यही सलाह देते हैं रियल इस्टेट में पैसे बनते हैं। उसका रीजन ऐसा है, रियल इस्टेट में इंडियन इन्वेस्टर एवरेज 9.9 ईयर्स तक बने रहता है। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी लेने के बाद बेचना 9 साल के बाद ही होता है। सो लॉन्ग टर्म होता है एक्चुअली रियल इस्टेट में। इसलिए बहुत सारे इंडियन लोगों को रियल इस्टेट अच्छा लगता है। अगर यही चीज म्यूचुअल फंड में कर पाए मोस्ट ऑफ द लोग, तो उनका भी एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड में अच्छा हो जाएगा। सो यही लॉन्ग टर्म का माइंडसेट म्यूचुअल फंड में कैसे लाए, इसके 3 ट्रिक्स में आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहला, असेट अलोकेशन। दूसरा, हायरिंग एन एडवाइजर। और तीसरा, आपके मोबाइल में से जो भी म्यूचुअल फंड ट्रैकिंग ऐप हो उसको डिलीट कर दीजिए। सबसे पहला, असेट अलोकेशन। असेट अलोकेशन कैसे करते हैं वो डिसाइड करने से पहले मैं आपको 6 फैक्टर्स बताता हूं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर डिसाइडिंग द एग्जैक्ट असेट अलोकेशन फॉर योरसेल्फ। सबसे पहला, एज। अगर आपका एज कम है, ऑफ कोर्स आप अग्रेसिवली इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम है, मतलब आप 25 साल के हो, तो ऑफ कोर्स आप ज्यादा इक्विटी में पैसे रख सकते हो। सेकेंड फैक्टर है टाइम होराइजन। मतलब समझ लीजिए आपका एक गोल है, आप 25 साल के हो लेकिन आपका एक गोल है वो 3 साल में आपको अचीव करना है, तो ऑफकोर्स आपको 100% इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए।
आप बैलेंस फंड में या डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो टाइम होराइजन इज द सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर गोल्स, अगर शॉर्ट टर्म गोल है 6 महीना, 1 साल, 2 साल के अंदर आने वाले आपके गोल्स है तो आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर 5-7 साल के बाद जैसे रिटायरमेंट का गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फोर्थ फैक्टर डिपेंडेंस, जितने ज्यादा डिपेंडेंट होंगे उतना आपके लाइफ में अनसर्टनिटी रहेगा। जैसे आपके फैमिली में 2 बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स है दो, हर एक के लाइफ के फाइनेंशियल नीड्स आपको आते रहेंगे और ऐसे टाइम को पैसे की जरूरत लगेगी। आपका इन्वेस्टिंग थोड़ा सा कंजर्वेटिव वे में होना चाहिए। फिफ्थ फैक्टर रिस्क प्रोफाइल, क्या आप आपका निगेटिव पोर्टफोलियो लेके रात को शांति से सो सकते हो? अगर नहीं सो सकते तो इसका मतलब आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। अकॉर्डिंगली आपकी रिस्क प्रोफाइल देख के ही आपका पोर्टफोलियो आपको बिल्ड करना चाहिए। सिक्स्थ फैक्टर इनकम स्टेबिलिटी, जैसे अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेसमैन का इनकम रेगुलर नहीं होता है, तो ऐसे वे में आपको डेट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है आपके पैसे, जहां से आपको एक्सपेक्टेड है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। सो अगेन आप जाके इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर लोगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा एक्सपोजर लोगे, उसका कोई सेंस बनता नहीं है। प्लस उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, एसआईपी करने के लिए आपके पास अगर रेगुलर इनकम नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपको बहुत सारे बिजनेसमैन का मैंने देखा है, एसआईपी तो चालू करते हैं इक्विटी फंड्स में, लेकिन पैसे की जरूरत होती है क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो जैसे डाउन आता है म्यूचुअल फंड से इक्विटी से पैसा निकालते हैं, और जनरली डाउन कभी आता है जब भी मार्केट में पैसे की कमतरता होती है, वही टाइम पे मार्केट भी नीचे होता है और रॉन्ग टाइम पे पैसे निकालते हैं। सो ये 6 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को आपको बताने चाहिए। ये फैक्टर्स डिसाइड करके जब भी आप आपका इक्विटी, गोल्ड, रियल इस्टेट, डेट का पोर्टफोलियो आप बनाओगे तो आपका जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो बहुत स्मूथ रहेगा, हैप्पी रहेगा। और जो मैं कहता हूँ हैप्पी रिच वाला कॉन्सेप्ट, हैप्पी रिच लाइफ बन जाएगा। अभी हम देखते हैं व्हाई एसेट एलोकेशन वर्क्स। ये समझने के लिए मैंने एक ब्यूटीफुल एक्सेल फाइल आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां पे बहुत सारे नंबर्स आपको दिखेंगे। कंफ्यूज मत हो जाना, मेरा माउस पॉइंटर आप देखिए और मैं क्या बोलता हूं वो आप सुनिए, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। लॉन्ग रन में अगर आपको बने रहना है तो असेट एलोकेशन क्यों आपको हेल्प करेगा। लॉन्ग रन में अगर आपको अच्छा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो असेट एलोकेशन क्यों हेल्प करेगा। और लॉन्ग रन में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो असेट एलोकेशन कैसे हेल्प करेगा। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको ये एक्सेल शीट में मिलेगा। सो ये गूगल डॉक फाइल आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट वैल्यू ली है फॉर असेसमेंट 1 करोड़ रुपीज। सो सबसे पहला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ बॉक्स है वहां पे आप देख सकते हो, इसमें मैंने 5 डेट्स लिए हैं, 1996, 2001, 2008, 2009, 2020। तो ये डेट कौन से है, तो ये डेट्स वो टाइम के ऑल टाइम लो है, स्पेसिफिकली लिए है वो टाइम पे, क्योंकि ऐसा आप मान के चलिए कि आपको पैसे की जरूरत होती वो दिन, जैसे 23 मार्च 2020 मार्केट बॉटम पे था, कोविड क्राइसिस पीक पे था, लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। सो बहुत सारे लोगों को पैसे की जरूरत पड़ने वाली थी। सो म्यूचुअल फंड से अगर आप पैसे निकालने पड़ते तो क्या होता, ये डेटा एनालिसिस करने के लिए ऑल टाइम लो वाले डेट्स हमने लिए हैं। सो अगर 1 साल पहले, मतलब फ्रॉम 2020, 23 मार्च के 1 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपके रिटर्न्स कितने होते सेंसेक्स इंडेक्स फंड में, तो -31% के होते। अगर आपने 5 मार्च 2008 को इन्वेस्ट किया होता तो 5 मार्च 2009 जब भी बॉटम बनाया था वो टाइम का सेंसेक्स ने, तभी आपके रिटर्न -50 होते। तो ये 1 ईयर रोलिंग रिटर्न। सेम वे अगर आप ये डेट से 2 साल पहले इन्वेस्ट करते तो आपके रिटर्न्स कितने होते, तो ये कॉलम में आपको दिख जाएंगे 2 ईयर रोलिंग रिटर्न। 3 ईयर मतलब ये डेट से 3 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता और आपकी पैसे की जरूरत हो जाती और आपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला होता और आपने सेंसेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपके इतने रिटर्न्स होते हैं। 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर। 10 ईयर मतलब 1996 18 जनवरी, मतलब अगर किसी ने 18 जनवरी 1986 में इन्वेस्ट किया होता और 10 साल के बाद ये डेट को पैसे निकाले होते सेंसेक्स इंडेक्स फंड से, तो 17.45% के CAGR रिटर्न्स उनको मिलते। सेम वे मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट किया होता तो कितने रिटर्न्स मिलते वो यहाँ पे दिया हुआ है। बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का डेटा 2001 के बाद का है। सो यहाँ पे
मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स ने जब भी लो बनाए हैं 2013, 16, 18, 19, 2020 में, वो डेट्स यहाँ पे स्पेसिफिकली लिए हैं। ज्यादा जूना डेटा स्मॉल कैप में अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो डेटा यहाँ पे लिया है। नीचे आप देख सकते हो, वापस आप आ सकते हो यहाँ पे सेम डेट्स। सो 1 करोड़ अगर इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सेम वे अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 2003 जून महीने में 8 जून 2003 को 1 करोड़ रुपीस बीएसई स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपके 1 करोड़ के 10 साल में हो जाते 3 करोड़ 39 लाख रुपीस। सो माउस पॉइंटर आप देख सकते हो, सेम वे आपके कितने होते। सो ये दोनों जो कंपैरिजन मैंने दिए हैं सेंसेक्स और स्मॉल कैप का इंडेक्स, सो इसमें जहां पर भी आपको ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब वहां पे आउट परफॉर्मेंस है, और जहां पर भी रेड दिख रहा है मतलब वहां पे निगेटिव रिटर्न्स है या फिर कम रिटर्न्स है, ऐसा आप समझ सकते हो। आप नीचे आओगे तो पोर्टफोलियो वैल्यू के हेड से एक थर्ड मैंने कॉलम बनाया है। सो आप देख सकते हो इसमें एग्जैक्टली क्या है। सो इसमें मैंने क्या किया है, सो पहले 3 साल अगर समझ लीजिए 2017 23 मार्च को किसी ने इन्वेस्ट किया होता और उसको ऐसा मान के चलते हैं कि 23 मार्च 2020 में को पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, ऐसा उसको मालूम था या उसका कुछ गोल था। सो 3 साल के लिए अगर उसने इन्वेस्ट किया होता तो डेट फंड में इन्वेस्ट किया होता, तो डेट फंड में मैंने अज्यूम किए हैं 7% के रिटर्न्स मिलते हैं, हालांकि डिफरेंट होते हैं, सिर्फ अजम्पशन बेसिस के लिए ये है। सो अगर आपके गोल्स 3 साल के अंदर है तो समझ लीजिए आपको हमेशा डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो ऊपर वाले कॉलम से। ऊपर वाले कॉलम से अगर यही बंदे ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता प्योर सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स में, तो पहले 3 साल तक कितना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहता आप देख सकते हो यहाँ पे। और डेट फंड में 7% रिटर्न देने वाले डेट फंड में वो पैसा रखता तो आउट परफॉर्मेंस हो जाता एवरी टाइम, 100% ऑफ द टाइम्स आप देख सकते हो। अगर आपके गोल 5 साल के हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बैलेंस फंड में डाला है। सो बैलेंस फंड्स के रिटर्न्स क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं, तो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी के रिटर्न्स लॉन्ग रन में 11% के मैंने अज्यूम किए हैं, डेट के रिटर्न्स 7% अज्यूम किए हैं, असेट अलोकेशन मतलब बैलेंस फंड के रिटर्न्स 9.80% अज्यूम किए हैं। सो 9.80 कहां से आया है, सो 70% इक्विटी 30% डेट अगर वो फंड में है एवरेज, या फिर असेट अलोकेशन आपने किया होता 70% इक्विटी 30% डेट, तो आपको ये अजम्पशन के बेसिस पे रिटर्न्स 9.80 मिलते। तो बैलेंस फंड के लिए 9.80% के रिटर्न्स अज्यूम किए हैं। सो आप ये दो कॉलम कंपेयर कीजिए 5 ईयर डेटा। निचले वाले कॉलम में पूरा बैलेंस फंड में पैसा 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है ये डेट से 5 साल पहले, तो ये डेटा आपको मिल रहा है। और अगर 100% 1 करोड़ रुपीज सेंसेक्स में आप इन्वेस्ट करते तो ये डेटा मिल रहा है। सो 3 टाइम्स आउट परफॉर्मेंस है, मतलब बैलेंस फंड आउट परफॉर्म कर रहा है सेंसेक्स को 3 ओकेजन्स पे। सो ये भी एक आप देख सकते हो कि असेट अलोकेशन करने के वजह से 5 साल के बेसिस पे भी कैसे आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। अगर आपका गोल 7 साल लंबा है, 7 साल के बाद आने वाला है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले 5 साल इक्विटी में इन्वेस्ट किया सेंसेक्स इंडेक्स फंड में, और जैसे 5 साल खत्म हुए वो पैसा पूरा डेट फंड में मैंने डाल दिया। सो यहाँ पे डी होना चाहिए एक्चुअली। सो डेट फंड में डाल दिया। सो 5 साल इक्विटी में रखा और 2 साल डेट फंड में रखा। सो ये रिजल्ट्स आए। सो आप ऊपर वाले कॉलम से कंपेयर कर सकते हो कि एवरी टाइम जैसे 1996 मतलब 1989 में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता, 7 साल रखा होता सेंसेक्स में, तो 1 करोड़ के हो जाते 4 करोड़ 58 लाख रुपीज। लेकिन नीचे आओगे तो आप देख सकते हो 5 साल इक्विटी में रखोगे और बाकी के 2 साल डेट में रखते तो यही 1 करोड़ के हो जाते 7 करोड़ रुपीज। सो सेम वे एवरी इंस्टेंस ये जो इक्विटी और डेट का जो असेट अलोकेशन है और बैलेंसिंग पोर्टफोलियो का है वो आपको 100% इक्विटी से ज्यादा रिटर्न दे पा रहा है। सेम वे 10 ईयर्स डाउन द लाइन में क्या किया है, अगर आपके 10 साल बाद आने वाले गोल्स है उसमें अगर आपने 7 साल इक्विटी में रखा पैसा और 7 साल के बाद पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया बैलेंस फंड में, तो आप कंपेयर कर सकते हो 100% इक्विटी से एवरी टाइम आपको ज्यादा रिटर्न्स मिले। फॉर इंस्टेंस
अगर आपने 23 मार्च 2010 को इन्वेस्ट किए होते, 10 साल 23 मार्च 2020 तक आपने इन्वेस्ट किए होते 1 करोड़, तो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाती ये केस में, मतलब 7 इयर्स इक्विटी और 3 इयर्स बैलेंस फंड में 2 करोड़ 19 लाख रुपीज, और यही सेंसेक्स के फंड में 1 करोड़ की वैल्यू बन जाती 1 करोड़ 46 लाख रुपीज। सो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकल में आ रहा है? यहाँ से हमें दो कंक्लूजन्स निकलने आ रहे हैं कि अगर आपके 3 साल के अंदर वाले गोल्स है तो डेट फंड में पैसा रखना आपको प्रॉफिटेबल रहेगा एवरी इंस्टेंस में। 5 साल के दूर आपके गोल्स है तो बैलेंस फंड में रखना आपको प्रॉफिटेबल रहेगा कंपेयर टू 100% इक्विटी। और 7 साल और 10 साल के लंबे गोल्स है तो आपको गोल आने से 3 साल पहले और 2 साल पहले उसका रीबैलेंसिंग करके आप ज्यादा रिटर्न्स पा सकते हो। ये डेटा हमें दिख रहा है। सेम आप कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो आप पॉज कीजिए और देख सकते हो स्मॉल कैप का डेटा क्या कह रहा है। एवरी टाइम आप देख सकते हो, एवरी टाइम असेट अलोकेशन जहां पर भी है और जहां पर भी कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट किया हुआ है वहां पे आउट परफॉर्मेंस है। सो ये कितना आउट परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, देख सकते हो अल्फा। सो अगर 1 साल के पीरियड पे अल्फा कितना जनरेट हुआ है, सो 1 साल के पीरियड पे 44% का अल्फा जनरेट हुआ है। मतलब यहाँ पे डेट फंड में पैसा रखने से आपके 7% के रिटर्न्स है, लेकिन अगर आपने 100% इक्विटी में रखे होते तो मीडियन रिटर्न्स -37% के है, क्योंकि अनलकी रह गए आप। ऐसे टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद ही मार्केट ने बॉटम बना दिया। सेम वे 2 साल के बाद आप 2 साल के बेसिस पे अगर बॉटम बनाया होता तो -18.74% के आपके मीडियन रिटर्न्स होते। आप नीचे देखिए 7% के मीडियन रिटर्न। सो असेट अलोकेशन से कितना अल्फा जनरेट हो रहा है आप देख सकते हो। 10 साल के बेसिस पे 5.85% का अल्फा जनरेट हो रहा है। अल्फा का मतलब सिंपल लैंग्वेज में इंडेक्स के ऊपर आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो इंडेक्स के ऊपर 5.8% के रिटर्न्स जनरेट कर रहा है असेट अलोकेशन, जो कि कंजर्वेटिव वे में हमने इन्वेस्ट किया है। इक्विटी में आपका पैसा 7 साल के लिए है और बचा हुआ 3 साल आपका पैसा बैलेंस फंड में है, फिर भी आपका पोर्टफोलियो 5.85% का अल्फा जनरेट कर रहा है, जो कि आ जाता है एब्सोल्यूट बेसिस पे 76%। ये मीडियन है, हर एक केस में अलग अलग होगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट इसके आसपास ही आपको आंसर मिलेगा। स्मॉल कैप्स में कितना अल्फा जनरेट हो रहा है, सो अगर आप पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स में डालोगे तो कंपैरेटिवली नॉर्मल असेट अलोकेशन बेसिस पे आपको 7.24% का अल्फा जनरेट हो रहा है, जो कि 100% एब्सोल्यूट रिटर्न ज्यादा होते हैं ये केस में। ये एक्सेल फाइल देख के आपको समझ में आया होगा असेट अलोकेशन से आप लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हो क्योंकि वोलेटिलिटी कम हो जाती है, से हैप्पी रिच बन सकते हो क्योंकि आप गोल अचीव कर सकते हो, मोर प्रेडिक्टेबल आपका पोर्टफोलियो बनता है। और तीसरा कंक्लूजन है असेट अलोकेशन लॉन्ग रन में आपको ज्यादा रिटर्न्स देता है, इनफैक्ट इंडेक्स फंड से भी ज्यादा रिटर्न्स देता है। सो आपके पोर्टफोलियो में क्या आपने असेट अलोकेशन किया है? जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, मैं आपके आंसर जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में करना है, लार्ज कैप में करना चाहिए, ये फंड में करना चाहिए, मोमेंटम फंड में करना चाहिए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो फंड से ज्यादा इम्पैक्ट असेट अलोकेशन लाने वाला है। सो कमेंट डालिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसको आंसर जरूर करूंगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम जाते हैं। असेट एलोकेशन के बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना है, सबसे पहले आपके मोबाइल में से आपका म्यूचुअल फंड्स का ऐप डिलीट कर दीजिए। इसका मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से जवाब देने वाला हूं। अभी ये बायोकेमिस्ट्री कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, सिंपली आपको बताता हूं। एवरीडे चेक करते हो आपका पोर्टफोलियो, जो दिन वो पॉजिटिव दिखता है या फिर मार्केट अच्छी बुल रन देता है, जैसे बिटवीन मई 2023 से लेके सितंबर 2024 तक मार्केट में वन साइडेड बुल रन, आप एवरीडे बेसिस पे अगर चेक करते म्यूचुअल फंड का आपका पोर्टफोलियो, आपका डोपामाइन हिट होता है। डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है आपके ब्रेन में जो आपको हैप्पीनेस देता है। सो एवरीडे आप चेक करोगे 5,000 से अप, 10,000 से अप, 15,000 से आपका पोर्टफोलियो। सो इससे डोपामाइन का किक मिलता है। डोपामाइन का किक से आप उसको एडिक्ट हो सकते हो। निगेटिव साइड क्या है? इट मेक्स यू ग्रीडी। आपको समझना पड़ेगा इक्विटी मार्केट्स कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये मार्केट का नेचर है।
लेकिन डोपामाइन के वजह से अगर आप ग्रीडीनेस आ गया, आप समझ लीजिए एवरी टाइम आपके डिसीजन रॉन्ग रहेंगे। जैसे कि डिफेंस फंड ने आपने देखा है बहुत ज्यादा रिटर्न्स बनाए, लेकिन शायद आने वाले टाइम में वो अच्छा रिटर्न्स नहीं बना पाएगा, लेकिन आपका डोपामाइन हिट आपको यही सिखाएगा कि पहले डिफेंस फंड में अच्छे रिटर्न्स बने हैं तो आगे भी बनेंगे और आप रॉन्ग डिसीजन लोगे। सो इसके लिए आपको नहीं चेक करना चाहिए। अभी इसका निगेटिव भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब भी आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, -5,000, -10,000, -15,000, जो भी आपका पोर्टफोलियो एवरीडे आप चेक कर रहे हो, आपका एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन है वो सर्ज होगा। एड्रेनालिन हार्मोन ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए कारणीभूत होता है। सो इसमें आदमी के ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है और लॉजिकल थिंकिंग रुक जाती है, इमोशनल थिंकिंग बढ़ जाती है। यही रीजन है जब भी मार्केट नीचे आता है मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। सो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, बिगेस्ट मिस्टेक्स आर डन इन द इक्विटी मार्केट व्हेन मार्केट इज इन बुल रन। सो डोपामाइन, एड्रेनालिन, ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड साइड में रखिए और सिंपल आपके मोबाइल से आपका जो म्यूचुअल फंड ट्रैकिंग ऐप है उसको डिलीट कर दीजिए। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ 6 महीने में एक बार बैठिए, या फिर बड़ी कोई मूवमेंट आ जाती है मार्केट में, वो टाइम पे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को बता के रखिए कि अगर मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट आती है ऐसे टाइम पे कांटेक्ट करे और डिस्कस करे पोर्टफोलियो के बारे में। लेकिन मैं ये म्यूचुअल फंड में 2007 से इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने 2-3 साइकिल्स देखे हैं। अगर आप एवरीडे बेसिस पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चेक करोगे, मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म तक म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। थर्ड और लास्ट ट्रिक फॉर स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, हायर एन एडवाइजर। अगर आप ये सोचते हो एडवाइजर का कमीशन जो होता है वो बचा के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना पाओगे, आप डेटा चेक कीजिए एम्फी का, डायरेक्ट प्लान में कितने कम टाइम तक लोग इन्वेस्टेड होते हैं और विथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कितने ज्यादा टाइम तक बने रह सकते हो। क्योंकि आपका जो एडवाइजर है वो आपको रैशनल रखने की कोशिश करेगा। खुद के पैसे के बारे में हमेशा हम इमोशनल होते हैं। जब भी मार्केट नीचे आएगा, आपका खुद का पैसा इन्वेस्टेड है तो आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे, टेंशन आएगा, रात की नींद हराम हो जाएगी और गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप समझ लीजिए वो आपके पैसे के लिए इमोशनल नहीं है, वो रैशनली आपके पैसे को देख रहा है। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग होगा और गलत डिसीजन से वो आपको बचा सकता है। अभी क्वेश्चन आता है राइट फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे ढूंढने का। उसके मैं आपको 3 ट्रिक्स बताता हूं। सबसे पहला गुण आप उसमें देखिए, क्या उसमें डिसिप्लिन है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जैसे फिटनेस के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में, वो अपना लाइफ कैसे जीता है उसके बारे में क्या डिसिप्लिन है। क्योंकि अगर आप में डिसिप्लिन है तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज डिसिप्लिन। सो फाइनेंशियल मैटर्स में आपको क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। क्या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर वॉक द टॉक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन? वो आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड है उसका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद वेरियस काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर आपका एडवाइजर सिर्फ रिच लोगों की ही इन्वेस्टमेंट लेता है तो समझ लीजिए जो इतने रिच नहीं है या मिडिल क्लास है या यंग पीपल है, उनको कैसे हैंडल करना है वो उसको शायद उतना अच्छे से नहीं आता होगा। सो वेरियस काइंड ऑफ लोगों के साथ उसका एक्सपीरियंस क्या है वो आपको गेज करना पड़ेगा। और तीसरा, क्या आपके वैल्यूज मैच होते हैं? वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉन्ग टर्म में आपके लाइफ में। अगर आपकी वैल्यू है ऑनेस्ट और अगर उसकी वैल्यू नहीं है ऑनेस्ट, कुछ शॉर्टकट्स मेथड यूज करता है वो, तो शायद आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक नहीं जाएगा। सो वैल्यूज, सो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करते समय। सबसे पहला डिसिप्लिन, सेकंड है एक्सपीरियंस और थर्ड है वैल्यूज। सो बॉटम लाइन क्या है? फाइनेंशियल एडवाइजर सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम नहीं बताएगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम यूअर सेल्फ। आई होप मैंने जो कहा अभी वो आपको समझ में आया होगा। रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल एडवाइजर का काम ये नहीं है आपको एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम सजेस्ट करके देना, वो तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है
आपको आपके खुद से बचाना, वो आपको बचाएगा इमोशनल डिसीजन मेकिंग से, जो कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, हैप्पी रिच लाइफ साबोटाज कर सकती है। सो सिस्टम क्या है? सिस्टम सिंपल है। असेट अलोकेशन राइट कर दीजिए, स्टॉप चेकिंग योर पोर्टफोलियो एवरीडे बेसिस, और तीसरा, हायर एन एक्सपर्ट एडवाइजर। ये सिर्फ आपकी वेल्थ नहीं बिल्ड करेगा, आपका लाइफ हैप्पी रिच बनाएगा, पीसफुल बनाएगा, और आपके लाइफ में पेशेंस लाएगा। अगर ये वीडियो से आपको रियल में वैल्यू मिला होगा, देन हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ समवन who needs it, and subscribe to my channel, because wealth is just not about the knowledge, but it is about the mindset. Thank you very much.